थी क्लास में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज के पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, तार की लंबाई क्या है यदि एक तार के 66 सेंटीमीटर क्यूब को 4 mm व्यास के दूसरे तार में तैयार किया जाता है। तो हमें तार का आयतन दे रखा है। आयतन यहां पर कितना है? ये है 66 सेंटीमीटर क्यूब है। पता कैसे चला? देखिए, इसकी इकाई है सेंटीमीटर क्यूब और ये आयतन की इकाई होती है, इसलिए पता चल गया कि ये आयतन है तार का। और हमें तार का व्यास दे रखा है, वो दे रखा है 4 mm दे रखा है। तो इसकी त्रिज्या निकाल लो, और त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी। तो 4 में 2 का भाग दीजिए, आ गया है 2 mm, मिलीमीटर। ये सेंटीमीटर में है, ये मिलीमीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 2 में 10 का भाग दो, तो ये आ गया है 0.2 सेंटीमीटर। अब जो आपका तार होता है वो बेलन आकार का होता है, तो बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, हमें क्या निकालनी है? एच निकालनी है, लंबाई निकालनी है या फिर तार की ऊंचाई। एच यहां पर ऊंचाई या फिर लंबाई एक ही बात है। आयतन हमें इधर का 66, 66। एच निकालनी है, ये एच, तो ये पाई आर स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा, तो पाई आर का स्क्वायर और बराबर हो गया है एच। तो 66, पाई का मान होता है 22/7, तो 22 तो नीचे और 7 ऊपर चला गया है, और आर स्क्वायर है तो 0.2 इंटू 0.2 लिख दो, लिख दिया, और बराबर एच हो गया है। देखिए, ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 10 आ जाएगा, फिर ये पॉइंट हटाऊंगा तो एक और जीरो लगा दो, तो ये बन गया है 100। अब कर लो, 22 66, और 2 से कट गया है कितनी बार? 50 बार, और 2 से कट गया है 25 बार। अब इनको गुणा करो, 7 को 25 से, तो 25 संता 175, 75, और 175 को 3 से गुणा करो, तो आ गया है 525, और ये किस में आया है? सेंटीमीटर में, तो ये आ गया है सेंटीमीटर। लेकिन हमें आंसर दे रखा है मीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो किसका भाग देंगे? 100 का, तो भाग दो, तो ये कितना हो गया? 5.25 मीटर। ये आ गई हमारे पास ऊंचाई, अर्थात लंबाई आ गई है। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक बोर्ड आकार में आयताकार है, बोर्ड का विकर्ण 8 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 736 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बोर्ड की परिमाप ज्ञात करें। तो परिमाप निकालना है, तो मैं एक बार आकृति बना दूं, किसकी? आयत की। तो आयत की मैं एक बार आकृति बना देता हूं। तो ये मेरे पास क्या है? एक आयत है, इसको नाम देता हूं ए। ए, ये हो गया ए, बी, सी और डी, और मैं विकर्ण कह देता हूं एक। तो ये लीजिए इसका विकर्ण, ये मैंने इसको विकर्ण कह दिया है। और इस विकर्ण की लंबाई कितनी है? तो इस विकर्ण की लंबाई है 8 अंडर रूट 13 है। यहां तक समझ में आ गया होगा। हमें क्या दे रखा है? क्षेत्रफल दे रखा है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल हमारे पास 736 है, तो 736 बराबर हो गया एल इंटू बी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको मैं ये बंद कर दिया हूं बॉक्स में। आगे हमें क्या दे रखा है? अब हम क्या निकाल लें? जो आपका ये त्रिभुज है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कौन सा त्रिभुज, आराम से देखना है। ये वाला जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है, इसमें ये वाला कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, और एक त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय लगती है, क्या? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, स्क्वायर है ना, आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर।
कर्ण यहाँ पर 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है उसको बोलते हैं कर्ण। तो इसके सामने है 8√13, ये भुजा है। तो 8√13 का स्क्वायर करेंगे, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो करेंगे होगा 64, तो 8 का तो होगा 64 इंटू 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 बाहर आ जाएगा, बराबर। आधार यहाँ पर क्या है, एल हो गया है और ये हो गया बी। मतलब आयत में लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, तो एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। 64 को हम क्या कर लेंगे, 13 से गुणा कर लेंगे, तो ये हो गया है 832 और बराबर हो गया एल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या निकालना है, आयत का परिमाप निकालना है। आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो P बराबर पेरीमीटर बराबर 2 गुणा एल प्लस बी, ये होता है आयत का परिमाप अर्थात पेरीमीटर। देखिए मैं दोनों तरफ क्या कर लूं, इनका स्क्वायर कर लूं, तो स्क्वायर कर दो इनका दोनों तरफ, तो इस तरफ तो पी स्क्वायर हो गया है बराबर 2 का स्क्वायर हो गया है 4। और आपने एक सर्व समीका पढ़ी होगी, कौन सी मैं बता देता हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही एल प्लस बी का होल स्क्वायर को खोलेंगे, तो ये जगह गुणा तो है, फिर कोष्टक के अंदर लिख दो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ये समझ में आ गया होगा, सॉरी एल बी आएगा ना, एल बी, एल बी हो गया। अब चलिए, तो पी स्क्वायर बराबर 4 गुणा, इसका मान कहां पर है, तो देखिए इसका मान ये रहा, और इसके बराबर में कौन है 832, तो 832 प्लस 2 गुणा एल बी का मान कहां पर है, तो एल बी का मान ये रहा, कितना है 736, तो 736। तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो पी स्क्वायर बराबर 4 गुणा 832 और प्लस 2 को 736 से गुणा करेंगे, तो ये हो गया है 1472। ठीक है, तो पी स्क्वायर बराबर 4 गुणा 832 और 1472 कितना हो गया है, तो ये हो गया है 4 0 और ये 23, 2304 हो गया है। तो पी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 2304 को, तो 4 चौक 16 और 4 ती 12 और ये हो गया है 9, 52 16 हो गया है। मेरे को ये स्क्वायर हटाना है, तो क्या करूंगा, 52 16 का वर्गमूल निकालूंगा, तो P का मान क्या हो जाएगा, तो 52 16 किसका वर्ग है, तो यह है 56 का। तो P अर्थात हमारे पास आ गया है सेंटीमीटर, पेरीमीटर परिमाप आ गया है 56 सेंटीमीटर। अगर आपको वर्गमूल निकालना नहीं आता है, कमेंट कर देना है, मैं हर चीज समझा दूंगा। देखिए ये क्वेश्चन है केवल 30 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको हर एक स्टेप समझाई है धीरे धीरे करके। एक बार आप समझ लो, समझने के बाद जब आप खुद हल करोगे तो स्पीड बन जाएगी और ये जल्दी से हल हो जाएगा, क्योंकि मेरा काम है छोटी से छोटी चीज को समझाना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लेती है। यदि लोकल रेलगाड़ी की गति एक्सप्रेस रेलगाड़ी की गति का 75% है, तो उसी दूरी को पूरी करने में उसे कितना समय लगेगा। तो जब क्या हो, दूरियां समान हो गाड़ियों की, तो उसके लिए आपको एक सूत्र ध्यान में रखना होता है, क्या, S1 T1 बराबर S2 T2। यहां पर S1 है दूरी, पहली गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, और T है समय, और S2 है दूसरी गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, और T2 है दूसरी गाड़ी द्वारा लिया गया समय। पहली गाड़ी कितना दूरी तय कर रही है, 45 किलोमीटर, तो 45 किलोमीटर इंटू समय कितना ले रही है, 30 मिनट है। तो देखिए इस मिनट को हम किस में बदलेंगे, घंटे में, तो घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग देंगे, 60 बराबर S2। तो S2 कितना है, दूसरी गाड़ी की आपकी दूरी कितना तय कर रही है, तो इस गाड़ी द्वारा यदि लोकल रेलगाड़ी की गति का 75% है, गति 75% है ना, 75% है उसकी,
तो क्या करूंगा, 75% है किसका, पहली गाड़ी का, तो कर लेंगे, तो कर लो इसका। तो 45 का क्या निकाल लेंगे, 75%, तो 45 का 75% निकालो, तो 75 और बटे में 100। और दूसरी गाड़ी द्वारा लिया गया समय, वो हमें क्या करना है, निकालना है, तो उसको मान लेता हूं x। ये कर लिया। अब हम इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो देखिए 30 दूनी 60, और 45 से ये 45 कट गया है, 25 के पहाड़ी से 3 बार और 25 के पहाड़ी से 4 बार, यहां तक समझ में आ गया। और 2 के पहाड़ी से 2 बार, तो 2 तो इस तरफ आ जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा, 2 तो इस तरफ आ गया है और 3 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, यह है घंटे में समय। हमें किस में पूछ रहा है, मिनट में, तो मिनट में लाने के लिए इसको 60 से गुणा कर देंगे। 3 से कट गया है 20 बार, और 20 दूनी 40, तो उसको कितना मिनट लगेगा, 40 मिनट लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, ऑप्शन नंबर हो गया है बी, हमारा आंसर हो गया है। आई होप ये वाला आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, साधन ब्याज वाली मूल राशि 4 वर्ष के बाद 1920 रुपए हो जाती है और 10 वर्षों के बाद 24 रुपए हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात करें। तो 4 वर्ष में कितनी हो रही है वो राशि, 1920, और 10 वर्ष में कितना हो रही है, तो 10 वर्ष में हो रही है 2400 रुपए। यहां पर कितना वर्ष बढ़ गया है, 6 वर्ष, और यहां पर कितना ब्याज बढ़ गया है, ब्याज कितना मिला 6 वर्ष में, तो 2400 में से 1920 निकालिए, तो 480 मिला है। तो एक साल में, तो 480 रुपए मिला है 6 साल में ब्याज, तो एक साल में कितना मिला है, तो 480 में 6 का भाग दीजिए, तो 80 रुपए मिला है एक साल का। तो देखिए शुरुआत के 4 साल का निकाल लो कितना ब्याज हो जाएगा, तो 80 को किससे गुणा कर दूंगा, 4 से, तो कितना हो गया, 320 रुपए ब्याज आ गया है। तो मैं क्या निकाल लूं, मूलधन। कैसे निकाल लूंगा मूलधन, कि ये जो 1920 है इसमें शामिल है 320 रुपया, तो 1920 में से 320 घटा दो एक ब्याज, ताकि हमारे पास क्या जाएगा, मूलधन। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 1600 रुपये आ गया है। कितना आ गया, 1600। ठीक है, अब समझिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई बराबर पी आर टी और बट्टे में 100 हो गया है। साधारण ब्याज एक साल का कितना था, 80 रुपया था, तो 80 बराबर मूलधन हमारे पास 1600 आ गया है, 1600 इंटू रेट हमें ज्ञात करनी है, और एक साल था, टाइम एक साल में मिल रहा था 80 रुपए, तो एक और बट्टे में क्या हो गया है, 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 का भाग जा रहा है 10 बार, और 8 का भाग जा रहा है 2 बार, 2 का भाग जा रहा है इसमें 5 बार, तो आर का मान कितना हो गया है, ये आ गया है 5%, अर्थात दर आ गई है 5%। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, बी अकेले उस कार्य को 40 दिनों में कर सकता है, सी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। आइए इसको हल करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी करते हैं 10 दिन में, और आपका ए अकेला करता है कितने दिन में, 20 दिन में, और बी अकेला करता है कितने दिन में, ये करता है 40 दिन में। चलो 10, 20 और 40 का एलसीएम लीजिए, तो इनका आ गया है 40, एलसीएम आ गया है 40। अगर एलसीएम निकालना नहीं आ रहा है तो हमारी क्लास लीजिए, यूट्यूब पर फ्री पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में जाकर के। 40 आ गया है, 10 का भाग 40 में दीजिए आ गया है 4, और 20 का भाग 40 में दीजिए आ गया है 2, और 40 का भाग 40 में दीजिए आ गया है 1। इसका अर्थ ये हुआ है ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 4 काम करते हैं, ए अकेला एक दिन में 2 काम करता है, बी अकेला एक दिन में 1 काम करता है। इसको बोलते हैं कार्य क्षमता इनकी। तो मैं क्या निकाल लूं, सी की कार्य क्षमता, कि सी एक दिन में कितना काम करता है। तो कैसे करूंगा, ए प्लस बी प्लस सी में, ए प्लस बी प्लस सी में से माइनस कर दूंगा क्या, ए प्लस बी की कार्य क्षमता को। तो कर लो, ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है, 4, माइनस
ए की कार्य क्षमता कितनी है? तो ए की कार्य क्षमता है आपकी कितनी? 2। और बी की कार्य क्षमता कितनी है? 1। तो 4 में से 2 और 1 3, 3 गए तो कितना बचा? 1। तो सी एक दिन में ए काम करता है। टोटल काम कितना है? 40 है। तो टोटल काम है 40 और ये बोल रखा है कि सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? तो सी एक दिन में एक काम करता है, तो 40 काम को 40 दिन में कितना करेगा? तो एक का भाग दे दो, 40 काम 40 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक शंकु की ऊंचाई त्रिज्या का 4 गुना है। शंकु के आयतन का उस गोले के आयतन के लिए अनुपात ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या शंकु की त्रिज्या के बराबर है। समझिए, तो ये क्या बोल रहा है? शंकु की ऊंचाई, तो त्रिज्या मैं क्या मान लेता हूं? शंकु की त्रिज्या मान लेता हूं 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मान ली है। तो एच हाइट क्या हो जाएगी? ऊंचाई। तो 4 गुना है त्रिज्या का, तो 4 को गुणा कर दीजिए 1 से, तो आ गया है 4 सेंटीमीटर। हो गया है। अब ये बोल रखा है क्या कि गोले की ऊंचाई, गोले की त्रिज्या जो है वो शंकु की त्रिज्या के समान है। तो गोले की त्रिज्या भी क्या हो जाएगी? तो गोले की जो त्रिज्या है वो भी क्या हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। हमें क्या बोला है? हमें बोला है इनकी आयतन का अनुपात निकालो। तो शंकु का आयतन, और अनुपात कैसे निकालते हैं? बटे में ले लो उनको, तो अनुपात आ जाएगा बटे गोले का आयतन। गोले का आयतन। चलो, शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहां तक समझ में आ गया होगा। देखिए, 3 से 3 कट गया है, पाई से पाई कट गया है। यहां पर 2 आर है, यहां पर 3 आर है, तो 2 आर से 2 आर कट गया है, तो नीचे 1 आर बच गया है। तो ऊपर तो क्या बचा है? ऊपर बचा है एच, और नीचे बचा है क्या? पाई आर बचा है। एच हमारे पास कितना है? 4 है, बटे 4 गुणा आर का मान क्या है? गोले की त्रिज्या 1 है, तो 1। 4 का भाग 4 में कितने बार गया? 1 बार। तो ये अनुपात आ गया है 1:1, क्योंकि ऊपर 1 है नीचे 1 है, तो इसको लिख दिया है 1:1। ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक्स वाई और जेड ने कुछ धनराशि का निवेश किया जिस पर एक वर्ष के लिए उनका प्रतिफल क्रम से 6%, 8% और 10% प्रतिवर्ष था। एक्स और जेड के प्रतिफल में अंतर 600 रुपए है। यदि उन्होंने समान राशि का निवेश किया है तो वाई द्वारा निवेश की गई राशि क्या है, वो हमें बताना है। चलिए, तो वाई द्वारा निवेश की गई राशि निकाल लेते हैं। तो हमें दे रखा है क्या? एक्स और जेड के बीच का अंतर। एक्स का मान यहां पर कितना है? 60%, सॉरी 6% है, और जेड का मान 10%, और इनका अंतर दे रखा है, तो 10% माइनस 6%, इनका अंतर दे रखा कितना? ये दे रखा 600 रुपया। ठीक है, हमें क्या निकालना है? वाई द्वारा निवेश की। तो शुरुआत में कोई भी व्यक्ति निवेश करता है वो अपने आप में 100% निवेश करता है। तो हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आ जाएगा वाई का मान। तो 600, और 10 में से 6 गए तो कितना बचा? 4%। तो 4% इंटू में 100%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गए हैं। 4 का भाग जरा है 100 में 25 बार, और 25 को गुणा करेंगे किससे? 6 से, तो 25 पंजू 125, और 25 गए 150, तो आ गए है 15,000 रुपए। तो वाई के द्वारा निवेश की गई राशि आ गई है 15,000 रुपए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक्स ने 16,000 रुपए पर चिन्हित वस्तु खरीदी, उसे 15% की छूट मिली, रियायती मूल्य पर 10% कर जोड़ा गया, एक्स को कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा? तो जो वस्तु थी उसका अंकित मूल्य था 16,000 रुपए। क्या था? 16,000 रुपए। इस 16,000 पर वो 15% की छूट देता है। तो छूट किस में से घटाएंगे? वो 100 में से घटाएंगे ना, तो 100 में से 15 घटाओ तो 85% आ गई है इस वस्तु का मूल्य। तो 85/100। अब क्या कर रहा है? इस वस्तु पर 10% वो कर ले रहा है, टैक्स ले रहा है। 10% टैक्स लेगा, तो 100 में से ही जोड़ेगा वो। तो 100 में 10 जोड़ो,
तो 110% हो जाएगा। तो 110 और बटे में 100 इस मूल्य पर उसको बेचेगा। अब इसको हल कर लेंगे। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो और इस 1 जीरो से 1 जीरो हो गया है। अब क्या कर लेंगे, 16 को 16 85 और 11 को, तो 16 को 11 से गुणा करो तो 6 7 और 1 और इंटू 85। 176 को 85 से गुणा करेंगे। तो 176 को जब मैं 85 से गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 06 आ गया है। फिर ये 9, फिर ये हो गया है 14। 14,960 रुपए में उस वस्तु का भुगतान किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक्स वाई से 9 महीने बड़ा है और वाई की आयु 4.25 वर्ष है। उसकी आयु का अनुपात क्या है? तो y की आयु कितनी है? तो y की आयु है 4 वर्ष और 25 महीना, मतलब 3 महीना है, 3 वर्ष इतना है। इसका क्या हुआ है, 4 तो वर्ष है ये, और 25.25 का मतलब क्या होता है, टोटल 100% होता है ना लास्ट में, तो ये 100 का 25% दर्शा रहा है। एक साल में कितने वर्ष होते हैं? एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 25% का मतलब दे दिया, ये 3 महीने हैं। तो ये हो गया है 4 वर्ष और 3 महीना होगा था इसका अर्थ। ठीक है। और ये बोल रहा है कि x की वाई y से 9 महीना बड़ा है, तो x की आयु कितनी हो जाएगी, तो 9 महीना बड़ा है, इनको महीनों में बदल लो। तो ये 4 वर्ष है और एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 चौक 48 और 48 और 3 कितना हो गया, 51। 51 महीना हो गया है। वाई की आयु हो गई 51 महीना। और ये क्या बोल रहा है, एक्स 9 महीना बड़ा है, तो इस वाई 51 में 9 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 60 महीना आ गया है एक्स की आयु। अब ये बोला है कि उनकी आयु का अनुपात निकालो, तो एक्स अनुपात वाई, एक्स की आयु 60 महीना है और वाई की आयु 51 महीना है। 3 के पाड़ी से कट रहा है 20 बार और 3 के पाड़ी से कट रहा है 17 बार, तो यह आ गया है 20:17। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में राशि में 63% की वृद्धि होती है। उसी दर पर 2 वर्ष बाद 40,000 रुपए के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? सबसे पहले इस 63% को हल करो, तो 63 और बट्टे में क्या हो गया है, 100। नीचे वाला वैल्यू किसको दर्शा रहा है, मूलधन को। मूलधन यहां पर क्या है, मूलधन यहां पर है 100 रुपया, और ऊपर ये 63 क्या है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज आ गया है कितना, 63 रुपया। तो मैं क्या निकाल लूं, दर निकाल लूं, तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, SI बराबर PRT और बटे में 100 हो गया है। साधारण ब्याज हमारे पास 63 है, प्रिंसिपल मतलब P हमारे पास मूलधन 100 रुपया है, गुणा रेट हमें निकालनी है, इंटू टी हमारे पास क्या है, 7 वर्ष है, और बटे में क्या हो गया है, 100। 100 से 100 कट गया है, 7 का भाग जा रहा है 9 बार, तो R का मान आ गया है 9%। अब हमें क्या करना है, 40,000 रुपए पर चक्रवर्ती ब्याज निकालना है 2 साल का, तो 40,000 रुपए है, और कितने साल का निकालना है, 2 साल का। जितने साल का निकालना होता उतनी बार लाइन खींच दो, खींच दिया, और प्रत्येक साल दर कितनी है, वो हमने रेट निकाली ना 9%, तो 9% क्या है, दर है। ये कर लिया। अब पहली साल का 9% निकाल लो, कैसे निकालेंगे, 9% का साइन हटाते ही बट्टे में 100, और किसका निकालना है, 40,000 का, तो इंटू 40,000। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, अब 9 को 400 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 3600। तो पहली साल का 9% 36 रुपए आ गया है ब्याज, और दूसरी साल भी 9% निकालना है तो 3600 आ गया है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इस 3600 रुपए का यहां पर ब्याज लगेगा दूसरी साल के लिए, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है। तो इस 3600 का यहां पर 9% निकालेंगे दूसरी साल के लिए। कैसे निकालेंगे, 9/100 इंटू 3600। 2 जीरो से 2 जीरो, तो 9 6 54, हासिल किए हैं 5, और 27 और 5 32, 324 आ गए हैं। तो ये आ गए इसका ब्याज 324। अब ये टोटल आ गए हैं चक्रवर्ती ब्याज, इसको हम क्या जोड़ लेंगे, जोड़ लेंगे, तो 36 दूनी 72, 7200 तो ये हो गया है, और 324 ये हो गया है। तो 4 2 और 5 और 7, 7524 रुपए आ गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है,
आंसर हो गया है। आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का योग 262 है। पहली संख्या का दूसरी संख्या में 4:5 का अनुपात है। दूसरी तथा तीसरी संख्या में 9:10 का अनुपात है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या का अनुपात हमें दे रखा क्या, 4:5 है। अब और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात हमें दे रखा है कितना, वो दे रखा है 9:10 दे रखा है। देखिए जो संख्या कॉमन होती है, देखिए यहाँ पर दो, दूसरी वाली संख्या कॉमन है यहाँ पर, तो इसको ऐसे क्रॉस के रूप में लिखेंगे ऐसे, तभी हमारे पास इनका अनुपात समान सही आएगा। तो पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या का हम अनुपात निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, तो 9 को 4 से गुणा करो, 9 चौक 36 पहली संख्या का आ गया है अनुपात। अब 9 को 5 से गुणा करो तो 9 पंच 45, ये आ गया दूसरी संख्या का अनुपात। 10 को 5 से गुणा करो तो 10 5 50, ये आ गया है इनका अनुपात। अब सुनिए, योग इनका कितना है 262, तो इनका योग करो 36 45 और 50 का, तो 6 5 11, एक हो गया है 5 4 9 9 और 3 12 और 1 13, 131 आ गया है। अब 262 में 131 का भाग दीजिए, तो ये कितना आ गया है 2 आ गया है। हमें किसका मान निकालना है, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या हमारे पास कितनी है 45, तो इस 45 को ये जो 2 आया है इस 2 से गुणा कर दो, तो 45 दूनी 90, तो दूसरी संख्या आ गई है 90। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 11 से विभाज्य 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या के अंकों के योग और 16 से विभाजित 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या के अंकों के योग के बीच का अंतर निकालो। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9999 होती है। क्या इसमें भाग जाएगा, 11 का भाग देकर के भाग दीजिए, तो 11 9 99, 9 बार। अब उतार लिया है 9, भाग नहीं जा रहा, 0 हो गया है 99। तो इसमें भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो ये सबसे बड़ी संख्या है जिसमें भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो 11 के लिए तो कौन सी संख्या हो गई है 9999, और इनके अंकों का योग करो, तो इनके अंकों को जोड़िए 9 9, तो 9 चौक 36, इनके अंकों का योग आ गया है 36, अर्थात अंकों का योग आ गया है 36। अब चेक कर लेते हैं 16 से विभाजित सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या वही 9999 है। इसमें भाग देते हैं, क्या भाग जा रहा है क्या 16 का पूरा पूरा, तो भाग दीजिए। तो 16 का हम भाग देंगे इसमें, तो कितनी बार जा रहा है इसमें भाग, तो 16 छिके 56, 6 बार जा रहा है। माइनस करो, बच गया है 3, उतार लिया है 9। अब कितनी बार जा रहा है, 16 दूनी 32, 2 बार गया है। कितना बच गया है 7, और इस तरफ 9। अब कितनी बार जा रहा है, 16 चौक 64, 4 बार जा रहा है। कितना बच गया है, इस तरफ बच गया है 5 और इस तरफ 1, मतलब 15 शेषफल बच गया है, पूरा पूरा नहीं जा रहा है। तो कौन सी संख्या हो जाएगी, तो मैं क्या कर दूं, इस 9999 15 गठा दूंगा, तो 16 से विभाज्य संख्या हमारे पास आ जाएगी, तो गठा दो, तो 4, इस तरफ हो गया 8 9 और 9, 9984, ये संख्या 16 से पूरी पूरी विभाज्य है। ठीक है। अब इस संख्या के अंकों का योग कर लो, तो 9 दूनी 18, और 18 और 6 24, और 24 और 4 30, अर्थात इसके अंकों का योग आ गया है 30, और 11 के संख्याओं का अंकों का योग आ गया है 36। हमें इनका क्या निकालना है, अंतर। तो 36 में से क्या निकाल देंगे 30, तो ये कितना हो गया है 6। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक संग्रहालय में साप्ताहिक दिनों में लगभग 900 और सप्ताहांत पर लगभग 1800 आगंतुक आते हैं। यदि 1 नवंबर को शनिवार है तो नवंबर के आगंतुकों की दैनिक औसत संख्या क्या है, औसत संख्या में निकालनी है। पहले तो ये बताए कि नवंबर महीना है, नवंबर मंथ, इसमें कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। ठीक है। 1 नवंबर को क्या था, 1 नवंबर को था शनिवार, और 2 नवंबर को क्या हो गया है, तो 2 नवंबर को हो गया है रविवार। तो इसका सप्ताह का अंत कितने
दिन से हो रहा है, 2 दिन से, तो ये हो गए सप्ताहांत। तो शनिवार और रविवार नवंबर में कितने आ जाएंगे, कितने हो गए हैं, तो 5 तो आएंगे क्या शनिवार, 5 तो आएंगे शनिवार और 5 क्या आएंगे रविवार। टोटल ये कितना हो गए हैं, 10 दिन हो गए हैं। तो सप्ताहांत के दिनों की संख्या आ गई है 10। तो और सप्ताहांत का लगभग रुपया कितना हो रहा था 1800, 1800 आगंतुक आ रही थी, सॉरी। तो 1800 आ रहे थे शनिवार और रविवार को सप्ताहांत के दिन, और कितने दिन हो गए ये 10। ठीक है, टोटल इतने आ गए हैं सप्ताहांत के दिन। अब प्लस करते हैं, बाकी का 900 आ रहे हैं साप्ताहिक दिनों में, तो 900 आ रहे हैं। पीछे दिन कितने बच गए हैं, तो टोटल 30 दिन थे, 10 गट्ठा दो, इनमें से कितने दिन बचे, 20 दिन आ रहे हैं वो 900। एक दिन आ रहे हैं 900, तो 20 दिन में कितने आ जाएंगे, तो 900 को 20 से गुणा कर देंगे। और हमें इनका औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कितने दिन आ रहे हैं 30 दिन, तो 30 का हम इसमें क्या देंगे, भाग देंगे। 1800 को 10 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 18,000, प्लस 9 को 2 से गुणा करें तो 18,000 ही ये हो गया है, और बट्टे में क्या हो गया है 30। ये कितना हो गया 18 दूनी 36, कितना हो गया है 36 हो गया है, और बट्टे में 30 हो गया है। एक जीरो से एक जीरो, 3 का भाग कितनी बार जा रहा है 1200 बार, तो 1200 आ गए हैं इनकी औसत संख्या। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, पाइप ए मिक्सर में प्रति मिनट 200 लीटर दूध छोड़ सकता है, और पाइप बी उसी मिक्सर में प्रति मिनट 160 लीटर पानी छोड़ सकता है। यदि पाइप को एक बार में केवल एक ही बार खोला जा सकता है, तो पाइप ए को 1 घंटे में कितने मिनट के लिए खोलना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 5:1 हो जाए, ये हमें बताना है। तो पाइप ए तो कितना छोड़ रहा है 200 लीटर, बटे पाइप बी कितना छोड़ रहा है, ये छोड़ रहा है 160 लीटर। मैं मान लेता हूं कि जो पाइप ए है उसको टी समय के लिए छोड़ा गया, तो समय को किससे गुणा कर दूं, जो पानी निकल रहा है, सॉरी दूध निकल रहा है उससे गुणा कर दूंगा, तो टोटल दूध की मात्रा आ जाएगी। ये टी मिनट के लिए छोड़ा गया है, क्योंकि 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं 60। तो दूसरे इस पाइप बी के लिए क्या हो जाएगा, तो 60 में से टी घटा दूं, क्योंकि एक बार उसके लिए उसको छोड़ा जाता है ए पाइप को, और दूसरी बार बी पाइप को खुला छोड़ा जाता है। ऐसा करने पर अनुपात क्या आया है 5:1 आ गया है। यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ए को तो इससे गुणा कर लेंगे, तो 200 टी हो गया है वो, तो बराबर 160 को 60 से गुणा करो, और फिर इस 5 से गुणा करेंगे, तो 6×5 = 30, 300 तो वो हो गया है, 300 को अब गुणा करेंगे 160 से, तो 16×3 = 48, 48,000 आ गया है। माइनस 160 को इस टी से गुणा करो और 5 से गुणा करो, तो 16×5 = 80, मतलब 800 टी आ गया है वो, तो 800 टी वो आ गया है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, ये 800 इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस कर दीजिए, तो ये गया है 1,800, सॉरी 800 और 100 गया 1,000 टी, और बराबर हो गया है 48,000। अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गया है, तो टी का मान कितना हो गया है 48 मिनट हो गया है। ठीक है, और हमें यही पूछा था कि ए पाइप को कितने मिनट के लिए खुला छोड़ना चाहिए, और टी समय हमने इसके लिए ही माना था ए पाइप के लिए, तो ए पाइप को 48 मिनट के लिए खुला छोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु की बिक्री पर हुए लाभ को 5 गुना से गुणा किया जाता है यदि बिक्री मूल्य में 150% की वृद्धि होती है, मूल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस 150% को हल करो, तो 150 बटे में क्या हो गया, परसेंटेज के चिन्ह को हटाते 100, 1 जीरो से 1 जीरो, तो 5 के पहाड़े से जा रहा है 3 बार, और 5 के पहाड़े से 2 बार, यह आ गया है 3/2 आ गया है।
यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं कि पहले बिक्री कितनी थी, 2। कितनी थी बिक्री, 2। बढ़ कर कितनी हो गई है वो, 3 बढ़ी है। तो अब बिक्री कितनी हो गई है, 5। अब बिक्री कितनी हो गई है, 5 हो गई है, और बटे में क्या लगा दूं, 2। तो ये क्या हो गया, एसपी। बिक्री का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है, मतलब विक्रय मूल्य होता है। और लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है, लाभ कैसे निकालते हैं कि विक्रय मूल्य में से, विक्रय मूल्य में से हम क्या निकाल दें, क्रय मूल्य। तो लाभ को दर्शाते हैं पी से, मतलब प्रॉफिट। विक्रय मूल्य को दर्शाते हैं एसपी और माइनस सीपी। लाभ को कितना गुना कर रहा है, 5 गुना, तो 5p बराबर एसपी कितना हो गया, 5/2, तो 5/2 एसपी हो गया है, और माइनस सीपी। ये समझ में आ गया होगा। अब क्या कर लेंगे, अब हम इनका इस तरफ लघुत्तम ले लेंगे, 2 आ गया है तो इस तरफ तो 5sp और माइनस 2cp, और ये हो गया इस तरफ 5p प्रॉफिट। तो ये 2 इस तरफ गुणा हो जाएगा, तो 10p बराबर 5sp और माइनस 2cp। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब सुनिए, अब क्या कर लूं, 10 गुणा पी की जगह क्या क्या रख दूं, तो देखिए पी का मान क्या होता है कि एस पी में से सीपी निकाल दे, तो एस पी माइनस सीपी, और बराबर हो जाएगा 5sp और माइनस 2cp। अब 10 को sp से गुणा करो, तो 10sp और माइनस ये क्या हो गया है, 10cp, और बराबर हो गया है 5sp और माइनस 2cp। अब sp को एक तरफ कर लेंगे और cp को एक तरफ कर लेंगे, तो 5sp को इस तरफ लेकर के आइए 10cp की तरफ, तो 10 में से -5 घटा दीजिए, तो कितना हो गया है, 5sp बराबर, इस 10 को उस तरफ ले चलिए cp की तरफ, तो ये प्लस का हो जाएगा और वो माइनस का है, तो 10 में से 2 गए तो कितना बचा, 8, तो 8cp। तो SP/CP कितना हो गया है, तो इस तरह तो 8 है, ये 5 चला जाएगा 8 के नीचे, तो CP मतलब क्रय मूल्य आ गया है 5 और SP आ गया है मतलब विक्रय मूल्य आ गया है 8। तो 5 रुपए की वस्तु को वो 8 रुपए में बेचा है, कितने का लाभ हो गया है, 3 का। और लाभ और हानि हमेशा किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है, 5, और प्रतिशत में हमें आंसर लाना है, तो गुणा में 100 लगा दिया है। 5 का भाग चला गया है 100 में 20 बार, और 20 60, तो 60% का उसको मूल लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है आंसर। आई होप ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, x 7 घंटे 30 मिनट में ए से बी तक की यात्रा करता है, वह दूरी के 2/3 के लिए 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, और 90/7 किलोमीटर पर आवर पर विराम लेता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो मैं मान लेता हूं कि जो कुल दूरी है, क्या, कुल दूरी वो कितनी है, डी दूरी है। ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मेरे को ये बताए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। चलो, पहले दूरी 2/3 तय कर रहा था, तो डी का निकालो 2/3, तो वो हो जाएगा डी का 2/3, तो 2/3, और चाल क्या हो गई है, तो समय निकाल लेंगे उस गाड़ी के लिए, तो चाल है 90, तो ये 90, तो इतना समय लिया है इसको, इस दूरी को तय करने में, प्लस अब दूरी कितनी बची है, तो दूरी अब बच गई है कित 2/3 ये हो गई है, तो बच गई कितनी, तो 3 में से 2 निकाल दो, तो कितना बचा है, 1/3, तो डी गुणा 1/3 बच गया है इसका, और बटे ये दूरी है, और बाद में उसकी स्पीड कितनी थी, 90/7, तो ये लीजिए, सॉरी 900/7, और टोटल
टाइम उसका कितना है 7 घंटा 30 मिनट। तो 7 घंटा प्लस 30 को बदलेंगे किस में, घंटे में, तो 60 का भाग देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो, ये आ गया है एक और ये आ गया है दो। तो दो का भाग एक में देंगे तो आ गया है 5, तो आ गया है 7.5। इतना समय हो गया। अब इसको हल कर लेंगे, हल कर लो। तो ये आ गया है D/D बटे 3 आ जाएगा नीचे और 90 है नीचे, प्लस यही D है बटे 3 आ जाएगा नीचे बटे 900 है, और ऊपर चला जाएगा 7, और बराबर कितना हो गया 7.5। समझ में आ गया होगा ये वाला। अब 2D गुणा करिए 90 को 3 से, 9 3 27 270, और प्लस 7D और बटे 900 को 3 से गुणा करें, 9 3 2700, और बराबर हो गया है 7.5। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब क्या कर लेंगे, 270 और 2700 का एलसीएम लेंगे तो आ गया है 2700। 270 का 27 में भाग देंगे तो 10 बार गया, और 10 को 2 से गुणा करेंगे तो आ गया है 20D, प्लस 2700 का भाग 27 में एक बार आ गया है 7D आ गया है वो, और बराबर हो गया है 7.5। तो ये कितना हो गया है 20 और 7 27D बराबर हो गया है 2700। ये 2700 इस तरफ गुणा हो जाएगा इंटू 7.5। तो 27 का भाग 27 में जा रहा है 100 बार, और 100 को 7.5 से गुणा करें तो आ गया है 750, और किस में आया है, किलोमीटर में। ऑप्शन नंबर हो गया है सी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बैंक एक्स और टीम में क्रमशः 10% साधारण ब्याज और 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 36 रुपए का निवेश किया गया था। यदि दोनों बैंकों से एक वर्ष में प्राप्त ब्याज में 390 रुपए का अंतर है, तो 2 वर्ष में प्राप्त ब्याज ज्ञात कीजिए। दूसरे वर्ष का ब्याज हमें निकालना है। तो देखिए, पहली साल जो होता है साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। चलिए, तो एक्स के लिए निकाल लेता हूं, एक्स बैंक के लिए। और एक्स बैंक के लिए क्या था, 10% साधारण ब्याज था। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, SI बराबर PRT बटे में 100। तो साधारण ब्याज हो गया ये सूत्र। ठीक है, अंतर हमें निकालना है। तो चक्रवर्ती ब्याज के लिए भी वही सूत्र लगेगा, क्योंकि एक साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज हमेशा बराबर होता है। तो वही सूत्र लगा दो, PRT। तो P तो हमें दे नहीं रखा है। क्या नहीं दे रखा है, P हमारे पास नहीं है। तो P चक्रवृद्धि ब्याज के लिए जो राशि है उसको x मान लेता हूं, मूलधन उसके लिए, और 15% वो है रेट, क्योंकि P मान लिया है मैंने x चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। रेट चक्रवृद्धि ब्याज की R है 15%, और टाइम है 1 वर्ष, और बट्टी में क्या हो गया है 100, और ये माइनस है, अंतर आ रहा है ना 390 का। तो 3600 थी वो टोटल राशि। अब इस 3600 में से क्या निकाल दूं, ये x, तो यह आ जाएगी साधारण ब्याज पर राशि, और गुणा कितना परसेंट है, R 10%, और इंटू 1 वर्ष है, और बट्टे में क्या हो गया है 100, और ये राशि कितनी है, अंतर इसका 390 आ गया है। ठीक है, अब इनका एलसीएम आ गया है 100। तो इस तरफ तो कितना हो गया है, 15x माइनस 10 को 3600 से गुणा करेंगे तो आ गया 36,000, और ये जो माइनस है ये इस अंदर वाले को प्लस कर देगा, तो प्लस 10 को x से गुणा करो तो आ गया है 10x, और बराबर हो गया है 390। ये 100 इस तरफ 390 से गुणा हो जाएगा, तो 15 और 10 कितना हो गया, 25x बराबर वो हो गया 100 को 390 से गुणा आ गया 39,000, और ये 36,000 इस तरफ 39,000 की तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 36,000। तो 25x बराबर हो गया है, इनको जोड़ो तो 0 0 0, 5 और 7 ये हो गया है, और 25 का भाग जा रहा है इसमें कितनी बार, 3 बार। तो x का मान आ गया है 3,000, अर्थात चक्रवर्ती ब्याज पर जो राशि दी गई थी वो थी 3,000 रुपए। अब हमें निकालना है 2 साल का
दूसरे साल का ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों। तो साधारण ब्याज तो वही सूत्र है, SI बराबर PRT बटे में 100, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा प्रत्येक साल का समान चलता है। P कितना है, तो P आ जाएगा, तो 3600 में से क्या निकाल देंगे, वो 3000 निकाल देंगे, ये राशि तो कितना आएगी 600। तो 600 इंटू रेट कितनी थी 10% साधारण ब्याज वाली, 10 इंटू टाइम क्या है 1 वर्ष ही है वो दूसरे साल के लिए, और बटे में 100, 20 से 20 और 10 को 6 से गुणा करने 60 रुपए। दूसरे साल का ब्याज आ गया है साधारण ब्याज पर 60 रुपए। अब चक्रवर्ती ब्याज निकाल लें दूसरे साल का, आइए तो निकालते हैं चक्रवर्ती ब्याज। कितनी राशि दी गई थी 3000, 2 साल का है तो 2 साल के लिए कर लो, फिर दूसरे साल का आ जाएगा। जितने साल का निकालना होता है उतनी बार हम रेखा खींच देते हैं लाइन, और प्रत्येक साल उसकी रेट कितनी है 15%, तो 15%, और ये भी कितनी है 15%। चलो 3000 का 15% निकालो, तो कैसे निकालेंगे, 15/100 इंटू 3000, 20 से 20, 15×3 = 45, 450 आया है ये पहली साल का 450। ऐसे ही दूसरे साल का निकालेंगे ब्याज तो ये आ जाएगा 450, ये हो गया है। अब सुनिए, इस 450 पर भी यहां पर ब्याज लगेगा दूसरे साल के लिए, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है, और कितना लगेगा 15%। तो 450 का 15% निकालो, तो कैसे निकालेंगे, 15/100 इंटू 450, 10 से 10, ठीक है, गुणा कर लो 45 को 15 से, तो 15×5 = 75, हासिल की हो गई है 7, और 15×4 = 60, और 60 और 7 67, और ये पॉइंट लग गया है क्योंकि बटे में 10 है, तो ये आ गया है 67.5। तो दूसरी साल का ये वाला ब्याज आया है चक्रवर्ती ब्याज, जोड़ लो इसको, तो कितना हो गया है 0.5, तो ये है, और 7, 6 5 11 और 1, 517.5 ये हो गया है। और चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज हमें निकालना है, तो ये है, तो 60 और 517.5 जोड़ो, तो 0.5, तो ये हो गया है 7 और 7 और 5, 577.5 हो गया है। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये होते हैं आज की हमारी क्लास के क्वेश्चन। अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, और अच्छी नहीं लगती है तो कमेंट जरूर करना कि कौन सा वाला क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, हम आपको अच्छे से समझा देंगे।